हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर नंबर 11 में आ गए हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर नंबर में साइड में लिख देता हूँ। आज हम इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे बच्चों। और आज लेक्चर 11 में हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बच्चों। और लेक्चर नंबर 10 में बच्चों हमने गॉस थ्योरम डिस्कस की थी। गॉस थ्योरम का प्रूफ किया था। और इस लेक्चर से पहले बच्चों लेक्चर नंबर 10 जरूर देखिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो मीन्स गॉस थ्योरम इनमें अप्लाई होगी। और जब तक आप गॉस थ्योरम के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले गॉस थ्योरम वाला लेक्चर नंबर 10 जरूर देखिए बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन हमारे क्लास 12 के सिलेबस में होती है। हम गॉस थ्योरम के हेल्प से एक कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, ये शेल भी कहते हैं, का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फिर एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर या लीनियर चार्ज बोल लीजिए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और फिर एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए पहले मैं हेडिंग कर दे रहा हूं। और एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो आपने समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले भी पढ़ रहे थे। तो आज जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं और इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो समझना बच्चों, पहले मैं हेडिंग कर देता हूं। तो हमारी ये है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इन्हें बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम मतलब हम गॉस थ्योरम के हेल्प से डिफरेंट केसेस में क्या निकालने बच्चों को, आज हम क्या निकालने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले। चलिए पहले हेडिंग कर देता हूं। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, चलो इसकी एप्लीकेशंस पहले एप्लीकेशन में जाने से पहले, तो जैसे भी मैंने पीछे कहा बच्चों कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा कि हम किसी चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है जिसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज जितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज तो हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों। तो आज कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, जैसे मैंने कहा कि हम गॉस थ्योरम के हेल्प से डिफरेंट सिचुएशन में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जो इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम बात कर रहे थे, जो आज इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो समझो बच्चों, अभी तक जो हम आज से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमने पढ़ा, उसमें और आज वाले फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो एक बात समझना बच्चों, देखो अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे ना, इससे पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे ऑफ अ पॉइंट चार्ज, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। जैसे जैसे मैंने कहा, सपोज हमारे पास एक क्यू चार्ज है। ठीक है, एक क्यू चार्ज है। और कोई आपसे बोलता है कि इस क्यू चार्ज का किसी पॉइंट पर क्या बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो मेरे पास एक क्यू चार्ज है और मान लीजिए सर्टेन डिस्टेंस पर एक, इस चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पे। कोई हमसे बोलता है क्या करिए इस क्यू चार्ज की पी पॉइंट पर जो इससे आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने पीछे बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था, कितना होता है, E इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज की स्ट्रेंथ। ठीक ना, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज लिखते हैं, और चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक बच्चों, और ये फील्ड हमने अप्लाई किया कब, हमने जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे जब हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो पहले नेगेटिव चार्ज का फील्ड निकाल रहे थे, फिर पॉजिटिव चार्ज का फील्ड निकाल रहे थे बच्चों। तो किसी भी एक पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम जानते हैं बच्चों। तो किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। लेकिन आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने वाले गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट केस में है। डिफरेंट केस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक स्फेयर है बच्चों। इस चार्ज और आज वाले जो सॉरी
ये वाले फील्ड और आज जो हम फील्ड पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है इससे समझ जाओगे बच्चों। तो मान लीजिए मेरे पास एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। मैंने आपको याद होगा बच्चों लेक्चर वन के एंडिंग में, ठीक है, लेक्चर वन जरूर देखिए बच्चों। लेक्चर वन में आपका बेसिक बात है, इस चैप्टर में जो बेस है वो लेक्चर वन में है ना, सब कुछ है। तो हमने पढ़ा था लेक्चर वन के, मैंने एंडिंग में आपको एंडिंग बताया कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बॉडीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो किसी कंडक्टिंग बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी कंडक्टिंग बॉडी में जो भी फ्री चार्ज होगा वो उसकी फ्री सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है और इसने क्यू चार्ज कैरी किया, और क्यू के मैं इसे कंडक्टिंग बोल रहा हूं, तो ये चार्ज कहां रहेगा, इसकी फ्री सरफेस पर रहेगा बच्चों। चार्ज में पॉजिटिव, चार्ज में नेगेटिव, ठीक है। अब कोई कहता है कि क्या करिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया क्या है, एक स्फीयर है और एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज इसकी फ्री सरफेस पे लाई कर रहे हैं और कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज मान लीजिए इसने टोटल कितना चार्ज कैरी किया, क्यू चार्ज कैरी किया, ठीक है। अब कोई मुझसे बोलता है क्या करिए इसके सेंटर से, जैसे मान लो इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर है, ठीक है। एक आर रेडियस का स्फीयर है, इसने क्यू चार्ज कैरी किया है जो इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कोई मुझसे कहता है क्या करिए इसके सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने एक पी पॉइंट अज्यूम किया है जो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे। अब कोई मुझसे बोलते हैं क्या करिए इस पी पॉइंट पर इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, ठीक है। मुझे इस पी पॉइंट पे इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, देखो ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहे हैं दिस इज फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज या उसे आइसोलेटेड चार्ज कहते हैं। मतलब अगर आपका एक पॉइंट चार्ज है, मतलब पॉइंट चार्ज का मतलब है किसी एक सिंगल चार्ज है या बहुत सा चार्ज एक पॉइंट पे कलेक्टेड है, तो उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, मतलब चार्ज एट अ पॉइंट या पॉइंट चार्ज। तो ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, ये फॉर्मूला इन जनरल किसके लिए होता है, एक आइसोलेटेड चार्ज का अगर आप किसी पॉइंट पे क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों ये कौन सा चार्ज है, आपको याद होगा मैंने लेक्चर वन में बताया था कि आइसोलेटेड चार्ज क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी बॉडी में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और ये चार्ज स्फीयर की सरफेस में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी बॉडी के सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों देखो, तो ये तो एक पॉइंट चार्ज है और ये चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो मींस अभी तक जो हम फॉर्मूला जानते थे वो एक आइसोलेटेड या पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, लेकिन आज हमारे केस में चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। समझ रहे बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब आज हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में कौन सा फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों, कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इसका एग्जांपल और दे लेते हैं, एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का क्या मतलब है, एग्जांपल और समझ लीजिए बच्चों, फिर हम एप्लीकेशन वन में चलेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना भाई कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो आज वाले फील्ड और इससे पहले जो फील्ड पढ़ा उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। चलिए मैंने अभी एक स्फीयर का एग्जांपल लिया, अब मान लीजिए मेरे पास एक थिन प्लेन शीट है बच्चों, किसी भी शेप की हो सकती है, मैंने रेक्टेंगुलर शीट ऐसे मान ली, और मान लीजिए इसने कुछ चार्ज कैरी किया है, और क्योंकि थिन प्लेन शीट है तो चार्ज कहां रहेगा बच्चों, इसकी सरफेस पे रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक थिन शीट है और इसने कुछ चार्ज कैरी किया, चार्ज में पॉजिटिव, चार्ज में नेगेटिव। अब कोई मुझसे बोलता है कि क्या करिए इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर जो इसकी सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं हमने क्या बोला, एक शीट है और चार्ज उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे भी क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई मुझसे बोलता है क्या करिए इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दीजिए। तो मैंने पहले भी कहा था बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं
तो कैलकुलेटरी फील नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो कहीं पर भी शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक क्या है, एक शीट है जिसके सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस शीट से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पे। कोई मुझसे बोलते हैं क्या करिए, इस शीट का पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, ठीक है। तो इस केस में भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं बच्चों, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पढ़ा पीछे के लेक्चर्स में, वो किसके लिए होता है, एक पॉइंट चार्ज या आइसोलेटेड चार्ज के लिए होते हैं। और हमारा आज जितने भी मैंने एग्जांपल बताया आपको, ये कौन सा चार्ज है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक ना। ठीक है, तो आज जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पढ़ने वाले वो ऐसे फील्ड पढ़ने वाले। तो आप ऐसा कह सकते हो बच्चों, तो इस बात से हमने क्या सीखा कि हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक बच्चों। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन हम उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं, पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। चलो मैं इसको हटा देता हूं और अब मैं पहली एप्लीकेशन में जा रहा हूं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि हम गॉस थ्योरम में क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। और किस केसेस का, जब चार्ज लेंथ में, सरफेस या वॉल्यूम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए सबसे पहली एप्लीकेशन में चलते हैं बच्चों गॉस थ्योरम की। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली एप्लीकेशन में हम एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों। तो चलिए पहले एप्लीकेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। उसने कुछ चार्ज कैरी किया बच्चों, ठीक है, समझ रहे होंगे। और ये एप्लीकेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले लेक्चर में आपसे कहा कि जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक बच्चों, तो गॉस पहली यूनिट से इलेक्ट्रोस्टैट्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली, ठीक ना, किससे पूछे जाते हैं, गॉस थ्योरम से पूछे जाते हैं। तो आपने गॉस थ्योरम, उसका प्रूफ और उसकी एप्लीकेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब फर्स्ट यूनिट से बहुत फ्रीक्वेंटली 5 मार्क्स के क्वेश्चन गॉस थ्योरम पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से बच्चों समझना और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना। हम हर चीज लिखते हुए चलेंगे बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट, जैसे आपने देखा मैं पीछे के टॉपिक्स में भी लेट पूरा लिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो आपने अज्यूम कर रहे हैं वो आपने बताना है बच्चों, डायरेक्शन में बताना होता है। तो चलिए ठीक है, तो हेडिंग एक बार फिर समझ लेते हैं, क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ठीक बच्चों। और जैसे मैंने कहा था कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था बच्चों कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में, चाहे वो स्फीयर हो या कोई और बॉडी हो, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज क्या रहता है, उसकी सरफेस में यूनिफॉर्मली क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, और जनरली चार्ज फ्री सरफेस में रहता है, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक हॉलो स्फीयर अज्यूम कर ले रहे हैं बच्चों। तो मान लीजिए मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसकी मान लेते हैं रेडियस कितनी है बच्चों, आर इसकी रेडियस है। चलो मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूं बच्चों। मान लीजिए है ना, इसका सेंटर है ओ और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर रेडियस की स्फीयर है। और स्फीयर ने कुछ चार्ज कैरी किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों के चार्ज में पॉजिटिव, चार्ज में नेगेटिव। देखो चार्ज के नेचर से फील्ड की स्ट्रेंथ में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। बस पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स होगा। तो अगर आप चार्ज प्लस मानो माइनस मानो, इससे आपके डायरेक्शन के स्टेप या और किसी में चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो अभी हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, आप नेगेटिव चार्ज भी मान सकते हो। नेगेटिव के केस में क्या होगा बीच में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और क्योंकि हमने कहा कि भाई ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो चार्ज होगा कहां रहेगा, इसकी फ्री सरफेस में रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस स्फीयर ने
कुछ चार्ज कैरी किया है, कुछ चार्ज का अमाउंट भी मान लेंगे बच्चों, से मान लो क्यू चार्ज कैरी किया है, और वो चार्ज, ठीक है ना, इसकी फ्री सरफेस में यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपने नहीं करना है बच्चों, ये एक बॉडी का बिहेवियर है। जैसे कंडक्टिंग बॉडी के लिए एक चीज बोली जाती है, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, कहते हैं कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग बॉडी इज ट्रांसफर्ड टू इट्स आउटर सरफेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, है ना। जब भी आप किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हो तो वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस में क्या होता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों। तो आपने चार्ज देना है, डिस्ट्रीब्यूट करने की आपकी हेडेक नहीं, वो बॉडी का बिहेवियर है, वो खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो मान लेते हैं, ठीक बच्चों, तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या एक आर रेडियस का हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जिसने कितना चार्ज कैरी किया है, क्यू चार्ज कैरी किया है, और ये क्यू चार्ज इसकी सरफेस में यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बात समझना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप किसी एक सिंगल चार्ज या जिसे पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चाहे किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का फील्ड निकालो, फील्ड ऑफ अ चार्ज या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का फील्ड एट अ पॉइंट होता है। मतलब फील्ड आप किसी पॉइंट पे निकालोगे, चाहे वो सिंगल चार्ज का निकाल रहे हो, चाहे दो चार्ज का निकाल रहे हो, या 10 का नेट निकाल रहे हो, या एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का फील्ड निकाल रहे हो, तो फील्ड एट अ क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो हम इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, किस पर, एट अ पॉइंट निकालेंगे। अब वो पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी है बच्चों। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो पॉइंट या तो आउटसाइड दिस स्फीयर होगा, स्फीयर के बाहर होगा, या स्फीयर के सरफेस पे या नियर द सरफेस होगा। आप सरफेस से कह सकते हो, नियर द सरफेस कह सकते हो, ठीक है। तो पहला केस है कि पॉइंट या तो स्फीयर के बाहर लाई करेगा, या स्फीयर की सरफेस या नियर द सरफेस लाई करेगा, या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे वो इनसाइड द स्फीयर क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो मींस इसमें भी तीन सब केस हैं, पहले हम फील्ड आउटसाइड निकालेंगे, फिर फील्ड ऑन द सरफेस, और देखो मेन है फील्ड आउटसाइड निकालना बच्चों। अगर आपने आउटसाइड फील्ड निकाल दिया तो उसी आउटसाइड फील्ड की हेल्प से आप सरफेस में फील्ड निकाल लोगे, और उसी की हेल्प से फील्ड हम इनसाइड भी निकाल लेंगे। तो मेन है कि आउटसाइड कैसे निकालेंगे वो सीखना है, बाकी उसी से बाकी दो केस आ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए पहले तो मैं इनिशियल थोड़ा लेट कर देता हूं, मैंने कि इनिशियली क्या लेट किया है बच्चों, ठीक है। तो इनिशियल लेट आप बता दो कि आपने इनिशियली लेट क्या किया है। तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है आर रेडियस का, इसने कितना चार्ज कैरी किया, क्यू चार्ज कैरी किया, और कंडक्टिंग स्फीयर बोल रहे हो, तो फिर ये नहीं बोलना है कि चार्ज सरफेस में, वो अंडरस्टूड हो जाता है बच्चों। तो क्या बोल रहे कि लेट अस कंसीडर a hollow conducting, let us consider a hollow conducting sphere, hollow conducting sphere of radius r and carrying charge of radius r and carrying चार्ज क्यू। अब ये मत बोलिएगा कि चार्ज सरफेस पर है, वो कंडक्टिंग बोल दीजिए, वो अंडरस्टूड होगी, ठीक है। तो हमने ऐसे मान लिया हमारे पास एक स्फीयर है जिसके रेडियस आर है, उसने क्यू चार्ज कैरी किया है, ठीक है बच्चों। अब मुझे स्फीयर का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो पहले मैं पॉइंट मान रहा हूं कहां पर, आउटसाइड। तो मैं एक सब हेडिंग कर दे रहा हूं बच्चों, हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहां पर, आउटसाइड पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक बच्चों। तो पहले आउटसाइड पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस स्फीयर एट अ पॉइंट विच इज लाई आउटसाइड दिस स्फीयर, ठीक बच्चों। तो ठीक है, चलो एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, इस स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। और एक बात ध्यान देना, आप पॉइंट चाहे इनसाइड मानो आउटसाइड मानो, पॉइंट के डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे बच्चों, इस स्फीयर के सेंटर से मेजर करो। इसके बीच में इसमें ग्राफ भी है, लास्ट में ग्राफ भी डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए फिलहाल तो हम डायरेक्शन करते हैं, ग्राफ की बात लास्ट में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस स्फीयर के आउटसाइड मैं एक पॉइंट अज्यूम कर ले रहा हूं बच्चों, पी पॉइंट मान लेता हूं,
और जैसे मैंने कहा कि इस पॉइंट की डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे बच्चों, स्फीयर के सेंटर से मेजर करोगे। तो मैंने स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक क्या कर दिया, पॉइंट अज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, अब मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, मुझे इस P पॉइंट पे इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और हमने कहा कि बच्चों ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो मींस हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के से फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये फील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों, तो मैं एक बार एक चीज बता रहा हूं बच्चों, एक कंसेप्ट बता रहा हूं। और जितनी भी एप्लीकेशन हम गॉस थ्योरम की पढ़ेंगे उन सभी एप्लीकेशन में कंसेप्ट यूज होगा। तो मैं से रफली पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों, हमने गॉस थ्योरम पढ़ा, गॉस थ्योरम के से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। तो पीछे के टॉपिक है ना, पीछे के लेक्चर जरूर देखिए बच्चों, क्योंकि चीजें आपस में लिंक करती है। मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो पीछे के लेक्चर के बेस पे बोल रहा हूं। तो आपको याद होगा हमने बच्चों इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो मेथड हमने पढ़े बच्चों। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मेथड, ठीक ना, जो होता है phi इज इक्वल टू ई डॉट है। ठीक बच्चों, पढ़ा था आपने, याद है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेथड ये होता है phi इज इक्वल टू ई डॉट है। इसके लिए पीछे के लेक्चर देखिए डिटेल में समझने के लिए। और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेथड गॉस ने बताया, जो हमने इससे जस्ट पहले लेक्चर में सीखा बच्चों। और याद रखना, देखो ये जो ऊपर वाला जो मेथड है ई डॉट है, ये किसी भी सरफेस के लिए लगता है, चाहे ओपन सरफेस हो चाहे क्लोज सरफेस हो। लेकिन गॉस थ्योरम की एक लिमिटेशन है कि गॉस थ्योरम इज फॉर अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, तो गॉस थ्योरम में हमने किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये मेथड पढ़ा बच्चों, इससे जस्ट पीछे लेक्चर में। ठीक है ना, तो हमारे पास क्यू आई एन का मतलब क्यू इनसाइड बच्चों, इनसाइड दिस सरफेस और इनक्लोज बाय दिस सरफेस, आई एन का मतलब ये। तो देखो हम गॉस थ्योरम के दो मेथड जानते हैं, सॉरी फ्लक्स निकालने के दो मेथड जानते हैं, एक ई डॉट ए मेथड और एक मेथड जो गॉस ने हमको बताया बच्चों। ठीक है ना, देखो आप देखते हो बच्चों, गॉस ने जो मेथड दिया, जो नीचे जो मैंने लिखा है, इसमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बच्चों, नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किस में आ रही है, पहले मेथड में, ई डॉट ए मेथड में। ठीक बच्चों, ठीक है, तो अगर हम खाली खाली गॉस थ्योरम की बात करेंगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों, मींस समझना ध्यान से बच्चों। तो हम क्या करेंगे ध्यान देना, और गॉस थ्योरम के लिए कंडीशन है कि आपने क्लोज सरफेस अज्यूम करनी है। तो मेरी बात ध्यान देना बच्चों, बाकी अपनी टॉपिक में आगे तो इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं कि क्या कंसेप्ट है, और सभी एप्लीकेशन का यही कंसेप्ट है। तो आपने करना क्या है, ये जितनी भी एप्लीकेशन है बच्चों, इसमें आपने क्लोज सरफेस अज्यूम करनी है। देखो क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट है गॉस थ्योरम लगाने की, क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट ई डॉट ए में नहीं है। लेकिन हम गॉस थ्योरम की बात करें तो क्लोज सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी एप्लीकेशन में क्या करेंगे बच्चे, क्लोज सरफेस अज्यूम करेंगे, जिसे गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अभी इस एप्लीकेशन में भी करेंगे आगे। तो आपने क्या करना है, क्लोज सरफेस अज्यूम करनी है। ठीक है, और उस क्लोज सरफेस से आपने दो तरीके से फ्लक्स निकालना है। पहले फ्लक्स निकालना है ई डॉट ए मेथड से, फिर आपने फ्लक्स निकालना है गॉस थ्योरम से। क्या फिर बता दूं, मैंने क्या बोला कि आपने क्लोज सरफेस माननी है, ठीक ना, क्योंकि गॉस थ्योरम बिना क्लोज सरफेस के लगेगी नहीं, तो हम एक क्लोज सरफेस मानेंगे। और इस क्लोज सरफेस से दो तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, पहले ई डॉट ए मेथड से फ्लक्स निकालेंगे, और फिर किस मेथड से फ्लक्स निकालेंगे, गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालेंगे। और उन दोनों फ्लक्स को लास्ट में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। उससे क्या होगा, इक्वेट करने से फ्लक्स इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आप फ्लक्स को फ्लक्स के बराबर कर दोगे तो फ्लक्स इलिमिनेट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हो हम फ्लक्स के मेथड से फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक, फिर एक बात सुनो, क्या बोला मैं लास्ट में बता देता हूं, मैंने क्या बोला है कि आपने क्लोज सरफेस माननी है, जिसे गॉसियन सरफेस बोलेंगे, जो भी शेप होगा वो हम लेट में लिख देंगे। तो आपने क्लोज सरफेस माननी है, उस क्लोज सरफेस से पहले फ्लक्स निकालना है ई डॉट ए मेथड से, फिर फ्लक्स निकालना है गॉस थ्योरम से, और दोनों फ्लक्स को क्या कर देना है, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देना है लास्ट में। तो इक्वेट करने से फ्लक्स हट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। तो सभी एप्लीकेशन का यही बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। तो चलिए अब वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपसे कहा। तो अब सुनो बच्चों, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे पी पॉइंट पे क्या निकालना है बच्चों, इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के मेथड से निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक क्लोज सरफेस अज्यूम करनी होगी बच्चों।
ठीक है ना। मुझे क्या करनी होगी, क्लोज सरफेस अज्यूम करनी होगी, उसका शेप क्या होगा भी डिस्कस करेंगे, और उस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलेंगे, क्योंकि हम क्लोज सरफेस किस लिए मान रहे हैं, गॉस थ्योरम लगाने के लिए। अच्छा, अब क्लोज सरफेस मानते टाइम बच्चों दो बातों का ध्यान देना है ना। किसी बेस पर क्लोज सरफेस मानेंगे तो जो भी आप क्लोज सरफेस मानोगे, जो भी मतलब उसका शेप आपको जो सूटेबल लगता है वो आप शेप मान सकते हो। तो क्लोज सरफेस मानते टाइम दो बेसिक बातों का ध्यान देना बच्चों, कि जो भी आप क्लोज सरफेस मानोगे वो सरफेस उस पॉइंट को टच करनी चाहिए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो। जैसे मेरा किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे पी पॉइंट, तो मैं एक ऐसी सरफेस मारूंगा जो पी पॉइंट को क्या करे, टच करते हुए, ऐसे मारूंगा जो पी पॉइंट को टच करे, या ये पी पॉइंट जो सरफेस पे लाई करे। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि उस सरफेस के अंदर क्या इनक्लोज होना चाहिए बच्चों, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। ठीक ना, जो भी सरफेस आप मानोगे वो सरफेस चार्ज को क्या करनी चाहिए, इनक्लोज करनी चाहिए, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। क्यों, अगर आप चार्ज इनक्लोज नहीं करोगे बच्चों, ठीक है, तो आपका गॉस थ्योरम जब लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि समझते हो हम क्या लिखते हैं गॉस थ्योरम में, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज इनसाइड जीरो का तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये कि आपने सरफेस ऐसी माननी है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो फिर बता रहा हूं दो बातें, क्या सरफेस मानते टाइम दो बातों का ध्यान देना है। देखो एक एप्लीकेशन में इतना समझ रहे बच्चों, फिर आगे की एप्लीकेशन में मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, फिर आप चीजें जानते होगे। पहली एप्लीकेशन में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर समझा हमने क्या करना है, क्लोज सरफेस माननी है, और क्लोज सरफेस ऐसी माननी है जो स्पाइन को टच करते हुए जाए और क्या इनक्लोज हो जाए, चार्ज इनक्लोज हो जाए। अब देखो इसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं बच्चों, इसके डिफरेंट पॉसिबल शेप हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेस्ट सूटेड शेप हमारे इस केस में जो है वो एक स्फेयर। देखो स्फेयर मानने के बच्चे एक और भी रीजन होता है कि स्फेयर एक सिमेट्रिकल सरफेस होती है, और हमेशा ऐसी सरफेस मानी जो सिमेट्रिकल हो। होने को मैं क्यूब मान लूंगा तो क्यूब भी इस पॉइंट को टच कर देगा और इसको इनक्लोज कर देगा। मैं सिलेंडर के अंदर भी इसको इनक्लोज कर सकता हूं पॉइंट को टच करते हुए, लेकिन इन दोनों से बेटर सरफेस हमारी स्फेयर। तो जब तक आपको लगता है कि स्फेयर मानने से आपका सूटेबल हो रहा है तो स्फेयर मानिएगा। हाँ, अगर आपका कहीं पर स्फेयर मानने से सूटेबल नहीं हो रहा है तो फिर और किसी सरफेस के लिए सोचिएगा। फिलहाल तो मेरा स्फेयर मान के हो जाएगा बच्चों। कैसे, देखो मैं दिखाता हूं। तो अगर मैं क्या करूं, एक आर रेडियस का स्फेयर मान लू बच्चों, किस रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का स्फेयर मान लू, तो देखो वो स्फेयर इस पॉइंट को टच भी कर देगा, और क्या होगा, जब मैं एक बाहर स्फेयर मानूंगा आर रेडियस का तो अंदर वाला स्फेयर उसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा, और उस पर क्या लाई कर रहा है, चार्ज लाई कर रहा है, तो मेरा चार्ज भी क्या हो जाएगा, इनक्लोज। मैं आपको सरफेस मानकर बताता हूं बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को टच करते हुए क्या करता हूं बच्चों, एक स्फेयर अज्यूम कर ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे क्या, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैं डॉटेड स्फेयर बना रहा हूं कि दो स्फेयर में थोड़ा डिफरेंस करने के लिए बच्चा। मतलब ये जो स्फेयर मैंने बनाया अभी, नया स्फेयर बनाया, ठीक है, एक सेकेंड बच्चा, पहले मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो अब जो मैंने जो नया स्फेयर बनाया, मतलब बाहर अंदर वाले स्फेयर के बाहर एक स्फेयर बनाया, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, गॉसियन सरफेस कहते हैं। और देखो मैंने दो बात बोली थी कि जो भी आप सरफेस मानोगे वो पॉइंट को टच करनी चाहिए और चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। तो आप देख रहे हो बच्चों, जो मैंने आउटर डॉटेड स्फेयर बनाया, देखो पॉइंट को टच भी कर रहे हैं और क्या इनक्लोज कर रहे हैं, चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं। तो मेरी दो कंडीशन जो नेसेसरी थे वो फुलफिल हो रही है इस स्फेयर को मानने के बाद। तो इस स्फेयर को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, अब देखो अब हमें पता है कि सरफेस कैसी शेप की स्फेयर है। अभी तक मैं गॉसियन सरफेस बोल रहा था, लेकिन अब मुझे इसका शेप पता है क्या है, स्फेयर, तो मैं इसे बोलूंगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, देखो फिर समझ लो क्या करना है आपने। देखो तो स्टेप क्या फॉलो करने है, पहले आपने एक पॉइंट मानना है, फिर पॉइंट मानने के बाद एक सरफेस अज्यूम करनी है। ठीक है ना, और सरफेस अज्यूम करते टाइम वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो पॉइंट को टच करे, चार्ज को इनक्लोज करे। ठीक है, अब आपने जो सरफेस मानी है बच्चों, जैसे हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, इस सरफेस से आपने फ्लक्स निकालना है। पहले किस मेथड से निकालना है, ई डॉट ए मेथड से फ्लक्स निकालना है, और फिर फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम लगानी है, और लास्ट में दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो यहां तक थोड़ा सा लेट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या बोलना है
क्या आपने पहले तो आपने बोलना एक पॉइंट माना है, ठीक है। देखो अब लेट में क्या करेंगे, तो पहले हम बोलेंगे हमने एक पी पॉइंट माना है जो स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है और आउटसाइड द स्फीयर है। फिर बोलेंगे हमने क्या किया, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस मानी कितने रेडियस की, आर रेडियस की गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली। मैं यहां तक भी दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ी सी बात लेट में और है बच्चों। तो हाँ, तो हम लिख दे रहे हैं कि लिख देंगे लेट अस कंसीडर, या आप सिंपल कंसीडर भी लिख सकते हो बच्चों। लेट अस लिखना आगे से कोई बहुत नेसेसरी बात नहीं है। चलो मैं लिख दे रहा हूं, और बार लिखा तो मैं अब भी लिख दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P, मैंने P नाम देना पॉइंट को। हाँ, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P एट distance at a distance sorry at a distance r, या तो ऐसे करो बच्चों, ब्रैकेट में लिख दो ऐसे। देखो इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, तो इसका मतलब पॉइंट स्फीयर के आउटसाइड है। अब आपको आउटसाइड लिखने की मतलब नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे लिख दीजिए, लेट अस कंसीडर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दी सेंटर। बस ये बताना कि डिस्टेंस हमने सेंटर से मेजर किए बच्चों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, वो स्फीयर जिसका फील्ड निकालने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने पहले इतना बोल दिया क्या, कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r व्हिच इज मोर देन कैपिटल R, मींस पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहे हैं। और हमने डिस्टेंस कहां से मानी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक बच्चों, तो अजम्पशन सब बताने बच्चों, बोर्ड में हर चीज आपने अजम्पशन में लिखनी है बच्चों। तो आपने पहले पॉइंट बता दिया कि हमने पॉइंट कहां अज्यूम किया, ठीक ना। अब इसके बाद क्या बोलने हैं कि हमने इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या मानी है बच्चों, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानी, कितने रेडियस की, r रेडियस की, अराउंड दी क्या कंडक्टिंग स्फीयर मानी है, ठीक है। तो अब मैं वो बात भी लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं शीट को, अगर आप है ना नोट कर लो यहां तक का बच्चों। बाकी तो एक बार मैं स्टार्टिंग से पूरी शीट आपको दोबारा दिखा दूंगा। चलो अब नेक्स्ट में चलते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस शीट में वापस आएंगे बच्चों। अभी पहले मैं थोड़ा सा लेड वाली बात लिख दे रहा हूं। तो इसके बाद हमने कहा क्या बोलेंगे कि हमने एक स्फीयर माने, एक गॉसियन सरफेस मानी है, कितने रेडियस की, r रेडियस की मानी है। तो अब लिख देते हैं कि नाउ वी टेक, लिख देंगे नाउ वी टेक a spherical Gaussian surface, now we take a spherical Gaussian surface, a spherical Gaussian surface कहते हैं बच्चों इसका। now we take a spherical Gaussian surface of radius r, और कहा मानी है, अराउंड द कंडक्टिंग स्फीयर, और ये स्फीयर हमने अंदर वाली स्फीयर के बाहर माना है बच्चों, तो अराउंड द कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो हर चीज बताते हुए चलनी है बच्चों आपने, अराउंड द कंडक्टिंग स्फीयर। और इतना लेट हम इसलिए भी लिख रहे हैं कि बाद में बच्चों इन बातों को पढ़ो, नोट्स वगैरह बनाओगे तो पता होना चाहिए कैसे कैसे कहां पहुंचे बच्चों, ठीक है। तो इतना हम इसलिए भी लिख रहे हैं, ठीक बच्चों। चलो अब प्रीवियस शीट में आ जाते हैं। तो हमने इतना बोल दिया बच्चों, ठीक है। तो ये लेट वाला पार्ट, अभी छोटी सी एक आध बात और लिखनी है, ठीक। तो चलिए, तो हमने क्या किया, पॉइंट मान लिया, सरफेस अज्यूम कर ली। चलो अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो डॉटेड स्फीयर है, जैसे हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, अब इस स्फीयर से क्या निकालना है बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। किस मेथड से, ई डॉट ए मेथड से, ठीक है ना। तो अब स्टेप आपके कुछ कुछ हमने इससे पहले लेक्चर में जब गॉस थ्योरम का प्रूफ किया था, तो उसके जैसे क्या है बच्चों स्टेप्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ठीक है क्या करते हैं पहले बच्चों, इस पूरी सरफेस को, जैसे मान लो, ठीक है, ये एक बड़ी सरफेस है, और मान लो हमें लगता है कि हम पूरा फ्लक्स एक बार में कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पूरी स्फीयर को स्मॉल एलिमेंट्स में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। और पहले एक एलिमेंट से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या मान रहा हूं कि मैं पूरी
इस गॉसियन सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर ले रहा हूं। और मैंने ये बात पिछले लेक्चर में बोली थी बच्चों कि आप एलिमेंट जितने भी मानोगे, कंडीशन है, मतलब वो एलिमेंट पॉइंट एलिमेंट होनी, छोटे एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन हर एलिमेंट का एरिया क्या होना चाहिए, सेम। मतलब आपने सिमेट्री को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पूरे स्फीयर को स्मॉल एलिमेंट से मान लेता हूं, मैंने ब्रेक कर दिया, और हर एक एलिमेंट का एरिया कितना है, डी है, और मैं एक एलिमेंट शो कर देता हूं, और वो एलिमेंट मैं इसी पॉइंट के अराउंड मान लेता हूं बच्चों। मैं जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी पॉइंट के अराउंड एक एलिमेंट मैंने अज्यूम कर लिया, और इस एलिमेंट का एरिया कितना है बच्चों, डी है। हर एलिमेंट सेम एरिया का है, बस मैंने हर एलिमेंट शो करना पॉसिबल नहीं है, तो एक एलिमेंट दिखा दिया, और एलिमेंट उसी पॉइंट के अराउंड लीजिएगा जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। अब क्या करना है बच्चों, तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर आप ई डॉट ए मैथड से फ्लक्स निकाल रहे हो बच्चों, ई डॉट ए मैथड से फ्लक्स निकाल रहे हो किसी भी एरिया से, तो आपने उस एरिया पर दो चीज की डायरेक्शन शो करनी है। किस किस की, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है उस एरिया पर, और दूसरा एरिया की डायरेक्शन शो करनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है और एरिया की डायरेक्शन शो करनी है। और एरिया की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरिया वेक्टर। चलिए तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो देखो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज का है, और आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है। ये होता है एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है। अगर किसी बच्चे ने नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया तो वो रेडियली इनवर्ड्स होगा। अभी फिलहाल मेरा पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो ये इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो रहेगी, डायरेक्शन विच इज रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक बच्चों। अब आपने किसकी डायरेक्शन दिखानी है, मतलब ई को क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब आपने किसकी डायरेक्शन दिखानी है बच्चों, इस एरिया एलिमेंट की, ठीक है। और मैंने पूरे एक टॉपिक में आपको पूरा एरिया वेक्टर के बारे में पीछे के लेक्चर में बता रखा है बच्चों, तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि पीछे के लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है, तभी आपको हर छोटी छोटी बात की क्लियरिटी आएगी। तो किसी भी एरिया की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, उस एरिया पर एक नॉर्मल डालते हैं, ठीक बच्चों, और नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा क्या लिखते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। इसे आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, और इसे इन शॉर्ट एरिया वेक्टर भी कहते हैं, जो इस डीए एलिमेंट के एरिया की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक बच्चों। ठीक, तो मुझे इस डीए एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए थी, तो हमने शो कर दी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए थी, शो कर दी। और आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, 0 डिग्री, और हमको वो एंगल चाहिए, ठीक है ना, किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन का, और कितना एंगल है बच्चों, 0। बस अब आपके पास अगर इतना डेटा है तो आप इसे स्मॉल एलिमेंट से क्या निकाल लोगे, फ्लक्स निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले एक बात और बतानी है बच्चों, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों, मैं नेक्स्ट शीट में आ जाता हूं। जैसे हमने बोला कि हमने एक गॉसियन सरफेस मानी ना बच्चों, कितने रेडियस की, आर रेडियस की, अराउंड द कंडक्टिंग स्फीयर। अब हमें एक बात छोटी सी और लिखनी है कि अब हम ये बोलेंगे हम पूरी गॉसियन सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, और हर एक एलिमेंट का एरिया कितना है, डी है। बस उसके बाद फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो अब मान लेते हैं, अब मान लेंगे कि लेट द होल गॉसियन सरफेस, लेट दी, इसके बाद मैथमेटिकल प्रोसेस है बच्चों, थोड़ा सा लेट हो रहा है स्टार्टिंग में। लेट द होल गॉसियन सरफेस, देखो जब तक पूरा थ्योरी नहीं लिखोगे बच्चों आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, दोबारा पढ़ोगे तो, है ना, तभी क्लियर होंगी चीजें। आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, हर लेट लिखोगे, इसीलिए इतना लेट लिख रहा हूं बच्चों में। लेट द होल गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड, लेट द होल गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड into small elements, small area elements कर लो, चलो small area elements, each of area, small area elements, each of area dA, ठीक बच्चों। तो इतनी बात आपने लिखनी है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी गॉसियन सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, और हर एक एरिया, ईच ऑफ एरिया डी है, और हर एक एलिमेंट का क्या है, एरिया डी है, बस ठीक है। चलो मैं प्रीवियस स्लाइड में वापस आ रहा हूँ, और वो एक एलिमेंट मैंने बच्चों यहाँ दिखा रखा है तो अब मैं स्मॉल एलिमेंट से
फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और स्मॉल एलिमेंट से जो फ्लक्स निकलेगा उसे भी स्मॉल बोलेंगे और इसे डी फाई बोलेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फाई आ जाएगा बच्चों। देखो आप कैलकुलेशन है, आपको थ्योरी नहीं है बच्चों। लिखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, लिखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, therefore electric flux passing through area element dA is, जो आपने एलिमेंट डायग्राम में दिखाया बच्चों, पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट dA is, तो इस डी एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होगा इसे क्या बोल देंगे बच्चों, स्मॉल फ्लक्स से डी फाई, और ये होता है ई डॉट डी ए, ठीक है ना। बस अब इसको ब्रेक कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट को हटा दिए, स्केलर फॉर्म में लिख दीजिए। तो जब इसको डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो ई और एन कैप के बीच का एंगल आएगा बच्चों। अभी आपने देखा वो एंगल कितना है हमारा, 0, दोनों पैरेलल थे, तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। और सब जानते हैं बच्चों कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा ई इंटू डी ए, ठीक है बच्चों, इंटू डी ए, ठीक बच्चों। तो हमारा इस एरिया एलिमेंट से हमने क्या निकाल दिया बच्चों, फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना। और देखो स्फीयर मानने के पीछे हमारा क्या पर्पस था बेसिकली, देखो ऐसा था, जितना एक एलिमेंट से फ्लक्स आ रहे बच्चों, ठीक है ना, जो रिमेनिंग एलिमेंट है, जो कंडीशन इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप की, वो हर एलिमेंट के लिए बच्चों, आप एलिमेंट कहीं भी और अज्यूम कर लो, जैसे मान लो सपोज मैं एक एलिमेंट और अज्यूम कर देता हूं, सपोज ऐसे ही देखा समझने के लिए बच्चों, मैं एक एलिमेंट सपोज यहां अज्यूम कर लेता हूं, एक नया एलिमेंट, ठीक है, और कोई आपसे बोले कि इस एलिमेंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सेम एज प्रीवियस एलिमेंट ऐसी होगा, और ठीक है बच्चों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। तो हमने कहा कि जो कंडीशन इस एलिमेंट के लिए वो हर एलिमेंट के लिए, तो मैं जितना फ्लक्स इस एलिमेंट से आ रहा है उतना फ्लक्स इस एलिमेंट से भी आएगा और रिमेनिंग एलिमेंट से भी आएगा। तो स्फीयर मानने के पीछे यही पर्पस होता है बच्चों कि अगर आपने एक एलिमेंट का फ्लक्स निकाल दिया तो जितना एक एलिमेंट से फ्लक्स आएगा रिमेनिंग एलिमेंट से भी फ्लक्स उतना ही आएगा। बस आपने करना क्या है, उन सभी के फ्लक्स को ऐड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स। और ये ऐड करने का काम हमारे लिए कौन करता है, इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इन सभी एलिमेंट का फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने पहले एक एलिमेंट का फ्लक्स निकाला, अब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा जो हमने नेक्स्ट शीट में किया। ठीक बच्चों, तो हम लोग अब इस डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस। तो लिख देता हूं बच्चों में, लेकिन देयरफॉर क्योंकि सिमिट्री है, हर एलिमेंट से सेम फ्लक्स आ रहे हैं, अगर सिमिट्री नहीं होती तो इंटीग्रेशन नहीं लगा पाते। ठीक है, तो सिमिट्री है तो इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, therefore total electric flux passing through the Gaussian surface, passing through the Gaussian surfaces, passing through the Gaussian surfaces। ठीक है, जब एक एलिमेंट का फ्लक्स आ जाएगा तो फिर हम टोटल में जा सकते हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू दी Gaussian surface is, और टोटल फ्लक्स को फाई बोलेंगे और वो इसके इंटीग्रेशन डी फाई के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। चलो बच्चों अब कैलकुलेशन के लिए अगली शीट में चलते हैं। इस आपने क्या बोला, टोटल फ्लक्स को फाई, और किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब डी फाई की वैल्यू हमारी कितनी आई, इंटू डी ए। ठीक बच्चों, ठीक है, तो फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई हमारा आया अभी देखा आपने प्रीवियस स्लाइड में, ई इंटू डी ए। ठीक बच्चों, अब देखो यही वो फील्ड है जो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और अगर डिफरेंट पॉइंट किसी स्फीयर के सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है तो फील्ड बराबर होगा। तो इट मींस है ना, आर डिस्टेंस पे जितने ही पॉइंट होंगे स्फीयर से, ये फील्ड उन पॉइंट पर सेम होगा, तो सेम मतलब कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर ले आते हैं। तो इस फील्ड को बाहर लिख दीजिएगा बच्चों। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यही फील्ड कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन कर रहे हैं बच्चों, ई निकालने आपने। तो ई को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो रहेगा, डी ए।
अब इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो रहेगा, चलो उसके लिए पहली शीट में चलते हैं। ये मैंने आपको बच्चों गॉस थ्योरम की प्रूफ में ही बताया था। देखो इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू समेशन, तो जैसे हम लिख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीए, जैसे हमने पीछे क्या लिखा, मैं थर्ड स्लाइड में जो लिखा मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डीए, तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब क्या है, इसे बोलेंगे इसे हम इक्विवेलेंट टू समेशन भी कहते हैं बच्चों, तो इसे बोलेंगे समेशन ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं इन सभी एरिया एलिमेंट को जोड़ दूं बच्चों, जितने भी डीए के एरिया एलिमेंट है, देखो आपने क्या किया, पहले पूरे स्फीयर को तोड़ा डीए में, अब उन एलिमेंट को वापस क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अगर मैं सभी एलिमेंट को वापस जोड़ दूं तो इनको जोड़कर कितना एरिया मिलेगा बच्चों, स्फीयर का सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा स्मॉल बच्चों, बाहर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों, मैं इधर रफली लिख दे रहा हूं, फिर आगे पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट गिव द एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलो उधर चलते हैं वापस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया, ठीक बच्चों। तो ये आ गया हमारा, इसको मैं इक्वेशन 1 पुट कर देता हूं। तो देखो ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ई डॉट ए मेथड से, है ना, उस गॉसियन सरफेस से क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो पहले तो इस मेथड से फ्लक्स आ गया। अब इसी फ्लक्स का मेरे पास एक मेथड और है बच्चों, ठीक है ना। चलो उसके लिए फिर उसी स्लाइड में चलते हैं। अब इसी का एक मेथड और है, मैं इसी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स एक मेथड से और निकाल सकता हूं, जिसे बोलते हैं गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस सरफेस से आप फ्लक्स निकाल रहे हो, जो बाहर वाला स्फीयर है, इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया। तो इसने देखो सभी चार्ज इसने इनक्लोज किया बच्चों, बाहर वाले स्फीयर के अंदर, अंदर वाला स्फीयर और अंदर वाले स्फीयर पर टोटल कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो क्या बोलेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया, तो सभी चार्ज इसने अंदर ही इनक्लोज किया बच्चों, कितना चार्ज इनक्लोज किया, क्यू चार्ज इनक्लोज किया। और जानते हो कि अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस से गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाल रहे हो तो क्या चाहिए, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक बच्चों। तो ठीक है, अब मैं यही फ्लक्स किस मेथड से निकाल दे रहा हूं बच्चों, गॉस थ्योरम से। देखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब मैं गॉस थ्योरम लगा रहा हूं बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अगर हम गॉस थ्योरम लगा दें, तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम लगा दें तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। आई मैं थ्योरम जैसे लिख रहा हूं बच्चों, और ये क्यू इनसाइड हमारे केस में कितना है बच्चों, क्यू है, क्योंकि इसने पूरे चार्ज इनक्लोज किया है, ठीक है। तो क्यू इनसाइड को क्या लिख दोगे, क्यू, सिंपल ना। पहले मैंने थ्योरम लगाई और थ्योरम में मुझे क्या चाहिए था, क्यू इनसाइड, और मेरे केस में क्यू इनसाइड कितना बच्चों, क्यू। तो कितना रहेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में कोई कैलकुलेशन नहीं बच्चों, तो बस गॉस थ्योरम के लिए इतना देखना है कि जिस सरफेस से आप फ्लक्स निकाल रहे हो उसके अंदर कितना चार्ज है, और वो मेरे केस में कितना था, क्यू। तो ये आ गया फ्लक्स किस से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो देखो बच्चों हमने दो तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट किया, ठीक है। तो फ्लक्स तो इक्वली आएगा, मतलब एक ही फ्लक्स को आपने दो तरीके से निकाला तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। जैसे एक आपने एक न्यूमेरिकल को दो तरीके से सॉल्व किया, मेथड दो लगाए, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। तो वही बात यहां पर है, तो दोनों फ्लक्स क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक ही सरफेस से आपने फ्लक्स दो मेथड से निकाला। तो अब मैं इन दोनों को क्या कर दे रहा हूं बच्चों, इक्वेट कर दे रहा हूं। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं लाइन ड्रॉ करके, तो लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग, तो दोनों फ्लक्स बराबर हैं तो इनको बराबर कर देते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर इन दो इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें तो इक्वेट करके क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो पहले मेथड में आपका कितना आया, फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकेंड मेथड से कितना कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों, ठीक। हमें कैलकुलेट करना है ई, तो बाकी स्टर्म को
है ना, उस पूरी टर्म को उधर ले जाइएगा, ठीक है। तो एक काम करूंगा बच्चों, इस 4 पाई को मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दूंगा और आर को क्यू के नीचे लिख दूंगा, तो ऐसा आ जाएगा देखो फाइनली ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ मिक्स करके लिख दिया, क्योंकि इतने की वैल्यू जानते हो बच्चों कितना होता है, 9 10 की पावर 9, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। और इनटू क्यू बाई कितना आ गया, आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उस आउटसाइड पॉइंट पे एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा बच्चों। और इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, कि आपके स्फीयर ने कितना चार्ज कैरी किया है, और जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, मेजर कहां से करनी है, स्फीयर के सेंटर से मेजर करनी है। ठीक बच्चों, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द क्या, स्फीयर आ गया बच्चों। ठीक, और मैंने भी क्या बोला था कि अगर आप आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऑन द सरफेस और इनसाइड पॉइंट इसी के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक बच्चों, चलो हम स्लाइड 1 में वापस चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया, पी पॉइंट पर आ गया जो आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा था। ठीक है बच्चों, अब हम कहां निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, ऑन द सरफेस है नियर द सरफेस, एक ही बात है, ऑन द सरफेस बोल लो नियर द सरफेस बोलो एक ही मतलब है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैंने क्या डाला था बच्चों, देखो हेडिंग आउटसाइड पॉइंट, अब मैं निकाल रहा हूं कहां पर, सरफेस पॉइंट। सरफेस पॉइंट भी कहते हैं, ये ऑन द सरफेस भी कहते हैं, एक ही बात है। चलो अब हम आ जाते हैं किस पर, ठीक है, सरफेस पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक बच्चों, अब कर लेते हैं, अगर पॉइंट सरफेस पे लाई कर जाए तो सरफेस पॉइंट, देखते हैं बच्चों। तो जैसे मैंने कहा कि इसी फॉर्मूले के हेल्प से आपका सरफेस पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे, चलो फिर से मैं वापस में स्लाइड 1 में चलता हूं। देखो बच्चों, अगर इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को मैं शिफ्ट करके सरफेस पे ले आऊं बच्चों, इधर ले आऊं, मान लो ये पी पॉइंट कहां गया, मैंने शिफ्ट किया और इस पॉइंट को कहां ले आया, मैं सरफेस पे ले आया। ठीक बच्चों, तो अब इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, रेडियस के बराबर हो जाएगी। अगर पॉइंट सरफेस पे आ रहेगा, मैंने कहा कि डिस्टेंस, देखो पॉइंट कहीं भी हो, डिस्टेंस को सेंटर से मेजर करना है, तो अगर पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा तो मैं अगर सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करूंगा तो इट इज इक्वल टू क्या, रेडियस। चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, इसी फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, तो बोल देंगे ऑन द सरफेस, ऐसे बोल देंगे, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस या ऑन द सरफेस, एक ही बात है, पॉइंट की बात ही कर रही थी देर से बच्चों। ऑन द सरफेस, अगर पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा या पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा, एक ही बात है, तो जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, इस फॉर्मूले में आप स्मॉल आर को क्या पुट कर दोगे, कैपिटल आर पुट कर दोगे। तो देयरफॉर ई ऑन द सरफेस, ऐसा करूं बच्चों, मैं ई ओ लिख दूं इसको, अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ई ओ का मतलब ई आउटसाइड है ना, अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं देयरफॉर ई एस का मतलब ई ऑन दी सरफेस, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आ जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अभी लास्ट में ग्राफ की भी बात करेंगे, तो इन तीनों फील्ड की बात एक साथ भी आ जाएगी बच्चों ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, छोटी सी बात है। ठीक है, स्मॉल आर को आपने कैपिटल आर जो रेडियस उसके बराबर पुट कर देना है। ठीक है, चलो ये आ गया बच्चों सरफेस पॉइंट। अब लास्ट है क्या, कि पॉइंट में लाई इनसाइड दिस स्फीयर, अगर पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो क्या होगा बच्चों। चलो अब वो केस नंबर इसी का 3rd है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में कर लेते हैं, क्या, इनसाइड पॉइंट। अगर मेरा पॉइंट क्या कर गया, इनसाइड दिस स्फीयर लाई कर गया, तो इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, और अगर पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जो आपका स्मॉल आर है ना, इनसाइड पॉइंट पर स्मॉल आर लेस देन क्या हो रहेगा, कैपिटल आर। अगर मैं ये बोल दूं कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो ऐसे तो भी इसका भी यही मतलब है कि पॉइंट लाई इनसाइड द स्फीयर। तो इस केस में स्मॉल आर
कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब ये बात आई कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसको एग्जाम में सीधे विदाउट रीजन जीरो लिख देते हैं बच्चों। जीरो होगा ये बात सही है, लेकिन आपने एक प्रॉपर रीजन देना है उसका, ठीक है, विद रीजन आपने लिखना है। तो समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जीरो होगा तो कैसे हो जाएगा, उसका क्या रीजन है, इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए ऐसा करते हैं बच्चों, स्फीयर एक बार इनसाइड पॉइंट के लिए दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, कि उसी डायग्राम में करेंगे तो बहुत सी बातें हो जाएंगी, फिर हो सकता है डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। मैं एक बार सब शीट आपको दोबारा से दिखा दूंगा बच्चों जब लेक्चर कंप्लीट होने वाला होगा। तो हमने क्या किया था बच्चों, ठीक है, ऐसा था हमारा। तो हमने एक जो पीछे हमने डायग्राम बनाया था उसको मैं एक बार दोबारा इधर बनाया था बच्चों, ठीक है, ऐसा था। और चार्ज हमारा कहाँ लाई कर रहा था, स्फीयर की सरफेस पे लाई कर रहा था बच्चों। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ये, तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर को एक पॉइंट अज्यूम करना है और उस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए मैं अंदर एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं बच्चों, ठीक है। तो इसी के इनसाइड कहीं भी मान लीजिएगा, आपकी चॉइस है। तो एक पी पॉइंट मान लेते हैं बच्चों। और जैसे मैंने कहा कि पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी है, स्फीयर के सेंटर से मेजर करनी है, ठीक है बच्चों। तो इस बार मैंने एक पॉइंट पी अज्यूम कर लिया जो इनसाइड द स्फीयर है, ठीक है ना। और सेंटर से कितना लाई, कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, आर, और मैंने लिखा है कि आर इज लेस देन आर, तो ठीक है, इनसाइड लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बोले कि भाई इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको आप दो तरीके से बच्चों समझ सकते हो, मतलब उसके दो रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्या रीजन है। तो ऐसा बच्चों, एक रीजन आप ये कह सकते हो, देखो बच्चों हमने पीछे एक बात पढ़ी थी कि जैसे हमने स्फीयर अज्यूम किया है और चार्ज हमने कहां अज्यूम किया है बच्चों, इसकी सरफेस पे अज्यूम किया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला आपको, आपने लेक्चर देखा होगा या नहीं देखा तो देखिए उसको। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, हमने एक लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स अवे। तो जैसे यहां पर ये चार्ज सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट करेंगी बच्चों, इस चार्ज से स्टार्ट करेंगे एंड दे मूव्स अवे करेंगे बच्चों, और ये स्फीयर से अवे क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक ना। तो सोचिए, क्योंकि चार्ज सरफेस पे लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस एंड मूव्स अवे, ठीक है ना। तो सोचिए क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल कर रही है, क्योंकि अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल कर रही है तो नहीं कर रही है। और हमने पीछे कहा था बच्चों कि अगर किसी रीजन से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रेड कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं पॉइंट पर होगा जहां से क्या पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, और अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाई नहीं कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, कोई बच्चे को बोलेगा नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं। देखो अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे मान लो इस स्फीयर ने अगर नेगेटिव चार्ज कैरी किया होगा, तो जानते हो कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज होती है एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। तो लाइनें कहीं से आएंगी, ये लाइनें कहां से आएंगी, पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी, ठीक है, और किसकी तरफ मूव करेंगी, इस स्फीयर की तरफ मूव करेंगी, लेकिन कहां एंड कर जाएंगी बच्चों, सरफेस पे एंड हो जाएंगी, बिकॉज फॉर अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एट द नेगेटिव चार्ज। तो देखिए तभी भी क्या अंदर जाएंगी, अंदर नहीं जाएंगे बच्चों। तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर ट्रेवल नहीं कर रही है, और अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो एक रीजन तो आप ये दे सकते हो, ठीक बच्चों, ठीक, के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। एक रीजन तो ये है। एक रीजन और दे सकते हो बच्चों, वो रीजन क्या है, जैसा आपने देखा ना हमने पहले केस में आउटसाइड पॉइंट में जब पॉइंट माना तो हमने एक सरफेस अज्यूम की, जिसे क्या बोला, गॉसियन सरफेस बोला, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करूं बच्चों, तो क्या होगा, देखो मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगर इस केस में क्या करूं, अज्यूम करता हूं, तो क्या होगा, जैसे मान लो एक है ना, और मैंने क्या बोला बच्चों कि आप जो भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करोगे वो पॉइंट को टच करते हुए होनी चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को टच करते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली।
कर ली बच्चों, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली, ठीक है, ठीक, अंदर वाले जो स्फेयर है। तो देखिए क्या इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ने कुछ चार्ज इनक्लोज किया? नहीं, क्योंकि चार्ज तो कहां पर है, आउटर सरफेस पे, तो इसने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया। और अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया तो अभी जो हमने डायरेक्शन किया उस बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, एक रीजन ये भी दे सकते हो, ठीक है। तो दो रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रीजन यही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अब तो किसी भी तरीके से आप इलेक्ट्रिक एक रीजन देकर आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ले सकते हैं, लेकिन विद रीजन लिखना बच्चों, ठीक है। अगर आप विदाउट रीजन, बोर्ड में टॉपिक आता है, विदाउट रीजन लिखोगे, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिखोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए बच्चों, ठीक है। तो रीजन माना जाता है कि रीजन देना चाहिए। तो चलो मैं इसको गॉसियन सरफेस वाले हिसाब से लिख दे रहा हूं, ठीक है। कहते हैं इफ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बच्चों, इसको ऐसे कह देते हैं, if we take a Gaussian surface, if we take a Gaussian surface, if we take a Gaussian spherical surface, या spherical मैंने अब पहले गॉस लिख दिया, Gaussian spherical surface of radius r, of radius r, then Q inside, इसके इनसाइड कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। और अगर Q inside जीरो हो गया तो इट इंप्लाइज दैट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो E inside भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका रीजन आप बच्चों दे सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत रीजन लिखेगा, चाहे इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो चाहे वैसे लिख दो, लेकिन एक रीजन आपने देना है, ठीक बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया बच्चों, जीरो हो गया। ई आई लिख देता हूं बच्चों, इनसाइड पूरा लिखकर ई आई, क्योंकि मैंने एक जगह पर एस लिखा था, ओ लिखा था, तो यहां पर ई आई का मतलब ई इनसाइड कितना हो गया, जीरो हो गया बच्चों। बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, सॉरी एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो चलिए इन तीनों फील्ड को हम एक जगह लिख के और एक ग्राफ बना लेते हैं। लास्ट एक बात है बच्चों बस, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तीनों बात को समराइज कर लेते हैं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, कितना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना है बच्चों, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ई इनसाइड कितना है बच्चों, जीरो आ गया, ठीक ना। एक्चुअली मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम अभी एक ग्राफ बनाने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे वेरी कर रहा है। और मैं स्फीयर बना देता हूँ बच्चों, क्या था हमारा, ऐसा स्फीयर था, हमने आर रेडियस का स्फीयर माना था, और चार्ज कहां पर था, सरफेस पे था, ऐसा था। कि ग्राफ के लिए आपको, है ना, डेटा चाहिए तो मैंने पूरा डेटा की जगह लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, ठीक है। ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है बनाने को या थ्योरी में भी, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव में ग्राफ दे होते हैं या पूछते हैं 4 ग्राफ दे होंगे, बताओ कौन सा ग्राफ इसके लिए, या ग्राफ ऐसे जैसे मैंने कहा 5 मार्क्स में टॉपिक आता है तो ग्राफ बनाने को भी आता है। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, किसके बीच में बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, ठीक है। तो एक एक्सिस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, है ना। जैसे मान लो ये फील्ड एक्सिस है और ये क्या है, डिस्टेंस, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे वेरी कर रहे हैं ना बच्चों, डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और किस पे, आर, आर क्या, देखो आर क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज मेजर्ड फ्रॉम द क्या, सेंटर, ठीक है। चलिए ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, देखो अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इन जनरल हम ग्राफ को लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर मैं ओ पॉइंट पर हूं, अगर मैं कहां पर, ओ पॉइंट पर, तो ओ पॉइंट पर आर क्या है, जीरो है।
और आर जीरो कहाँ होगा बच्चों? आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे थे? स्फीयर के सेंटर से मेजर कर रहे थे ना, ठीक है। तो अगर मैं आर को जीरो बोल रहा हूं तो इसका अंदर मैं कहां पर हूं? स्फीयर के सेंटर पर हूं बच्चों। और स्फीयर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आर भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। फिर क्या होगा? हम जब ग्रेजुअली, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, हम ग्रेजुअली स्फीयर के बाहर को जा रहे हैं बच्चों। तो जैसे आप बाहर को जाओगे तो आर इंक्रीज होगा। तो देखो बच्चों, ठीक, तो अब हम निकल के आर को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम इस एक्सेस में हॉरिजॉन्टली जब मूव करेंगे तो आर बढ़ेगा। तो देखो, आप सेंटर से हल्के हल्के आर बढ़ते रहेगा, ग्रेजुअली आप कहां जाते रहोगे? अंदर चलते रहोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों। कब तक जीरो रहेगा? टिल जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंचोगे। तो मींस, ठीक है ना, हम ग्राफ ऐसे चल रहा है बच्चों, हमारा ग्राफ, हाँ, मतलब इसमें ओवरलैपिंग जैसी हो जाएगी। ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, मींस, ठीक है, आर तो बढ़ रहा है बच्चों, आर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा है? फील्ड नहीं बढ़ रहा है। कब तक नहीं बढ़ेगा? कब तक जीरो रहेगा? जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाओगे बच्चों? आर पे नहीं पहुंच जाओगे। बात समझ रहे हैं? है नहीं? चलो मैं इसको दूसरे से लिख देता हूं कलर से, ठीक है। मतलब जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों? सरफेस पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका? ये बच्चों, है ना, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अच्छा, एक बात और समझना, कोई आपसे बोले कि भाई इन दोनों आउटसाइड पॉइंट और सरफेस वाले फील्ड में कौन सा फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो वैसी बात है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बच्चों? सरफेस पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब सरफेस से बाहर जाओगे तो आर इंक्रीज होगा, जितना आप आगे को जाओगे, आउटसाइड जाओगे, आर इंक्रीज होगा, फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सरफेस वाला फील्ड आउटसाइड फील्ड से ज्यादा है, और ये फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी है, ठीक बच्चों। तो इट मीन जैसे आप सरफेस को टच करोगे, फील्ड सडनली क्या हो रहेगा? मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। फील्ड की वैल्यू सडनली क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो हम सीधे सीधे स्विच कर जाएंगे। स्विचिंग को दिखाते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन से बनाना है। मतलब स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रही? कि सडनली आपका फील्ड जीरो से स्विच करके कहां चला गया? मैक्सिमम पर चला गया बच्चों, है ना। ये दिखा रहा है कि आप स्विच कर गए, अचानक से आपकी वैल्यू स्विच कर गई। इस स्विचिंग को दिखा रहे बच्चों, जीरो से कहां चले गए? मैक्सिमम। ये ई की मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक बच्चों। ते हुआ। तो जब तक हल्की हल्की इनिशियली आर बड़ा बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा, जीरो रहा, जीरो रहा, टिल क्या? सरफेस। और जैसे आपने सरफेस को टच किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली क्या हो गया? जीरो से मैक्सिमम पहुंच गया, स्विचिंग हो गई, ठीक बच्चों। अच्छा, अब हम कहां आगे? इस पॉइंट में देखें तो इस पर आगे ना, यहां तक आगे बच्चों। हम अगर इसमें देखें तो हम यहां तक आगे, इस पॉइंट तक आगे। अब हम और आगे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। जब आप और आगे जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगे? आउटसाइड दिस स्फीयर आ जाओगे। जब आउटसाइड दिस स्फीयर आ जाओगे तो फॉर्मूला यही यूज होगा बच्चों। और ये फॉर्मूला दिखा रहा है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और एक दूसरे के इनवर्सली क्या है? प्रोपोर्शनल है। इनवर्स के ग्राफ बनाना बच्चों आप जानते हो, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और इनवर्स के ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ कहलाते हैं बच्चों। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। और देखो बच्चों, इसको इससे टच नहीं करना है। अच्छा, फील्ड जीरो कब होगा? वह फील्ड तब जीरो होगा जब आप आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दोगे, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम जीरो। तो हम इन्फिनिटी तक तो जा नहीं रहे बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और जीरो कहां पर होगा जाकर बच्चों? इन्फिनिटी पे जाकर होगा। तो हमने तो इन्फिनिटी तक जाना नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ठीक है। समझ रहे बच्चों? एक बार समझ लो क्या हुआ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था, जीरो था, जीरो था। जैसे आपने सरफेस को टच किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला गया? मैक्सिमम पर चला गया। और फिर आपका जब देखो, अब इस पॉइंट के आगे बच्चों, अब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो गई, और जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो गई तो ये फील्ड का ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। और ये फॉर्मूला ये बता रहे कि जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड क्या होगा? घटेगा। तो इनवर्स के ग्राफ ही होते हैं बच्चों, इन्हें हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं, ठीक बच्चों। तो ये ग्राफ है जो किसको शो कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे वेरी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी फास्ट एप्लीकेशन में लास्ट में आपने ग्राफ पे छोड़ना है बच्चों, ठीक है। मैं एक बार आपको स्लाइड जल्दी से पांचों स्लाइड दिखा देता हूँ, स्लाइड 1 से, ठीक बच्चों। आप नोट आउट कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी बच्चों। इसको होल्ड करके या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा और हट जा रहा हूँ पीछे को, कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा नहीं करूँगा। बाकी तो आप वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके कभी भी चीज़ों को होल्ड कर सकते हो। चलो अब सेकंड में आ जाते हैं बच्चों।
ये हमारी सेकंड स्लाइड थी, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड स्लाइड में, ठीक है। अब आगे बच्चों हम किसमें, फोर्थ स्लाइड में आगे बच्चों, ठीक है। फिर हमारी आ गई लास्ट स्लाइड जिसमें हमने ग्राफ डिस्कस किया बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैंने कहा गॉस थ्योरम के क्वेश्चन वगैरह क्या होते हैं 5 मार्क्स में बच्चों पूछे जाते हैं, और एक ग्राफ की भी बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये ग्राफ आप जो जेई और नीट वाले बच्चे हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, जेई नीट के ये ग्राफ है ना बनाएगा, ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे वेरी करता है। 4 ऑप्शन देंगे ग्राफ के, तो आपने पहचाना होगा करेक्ट ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो आज हमने गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली बच्चों, अभी 2 एप्लीकेशन और है हमारी गॉस थ्योरम की। अब हमें इसके बाद एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और प्लेन शीट के बाद फिर 2 शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी थोड़ा और बचा है इस चैप्टर में, और गॉस थ्योरम भी जैसे मैंने आपको कहा था, जब हमारे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों, तो इस चैप्टर की थ्योरी भी क्या हो रहेगी कंप्लीट, और थ्योरी के बाद हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े, ठीक है। ठीक, तो बच्चों ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को बच्चों शेयर करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और ठीक है, मतलब और कोई आपके बाहर रिलेटिव्स में कोई रहते हो, ठीक है, नोन लोग हो जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11-12 के बच्चे हैं, तो एक 11 की प्ले लिस्ट भी है, उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे, वीडियो शेयर करोगे, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के पास वीडियो पहुंचेंगी जो बच्चे हो सकता है कि ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हो, ठीक है, फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जितना आप चीज़ों को कहते हैं ना स्प्रेड करोगे, तो हो सकता है नीडी बच्चों के पास ये चीज़ें पहुंचे जिनको इनकी नीड हो, ठीक बच्चों। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने लेक्चर 11 में ये बात की, अब अगले लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम की आगे की क्या करेंगे, एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों हम ये एंड करते हैं को, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, ठीक बच्चों, चलिए थैंक यू आज के लिए।